जनसुराज पार्टी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए सरकार पर तीखे आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जनता की गाढ़ी कमाई को विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता दिनेश प्रसाद, सौरभ मनी, अशोक प्रियदर्शी, मनीष यादव सहित अन्य कई नेताओं ने भाग लिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सत्ता पक्ष के कई नेता इस लूट में शामिल हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान बदहाल है और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में सरकार केवल अपने नेताओं और ठेकेदारों की जेब भरने का काम कर रही है। जनसुराज पार्टी के नेताओं ने जनता से अपील की कि अब समय आ गया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और बिहार में एक ईमानदार व जवाबदेह सरकार के लिए जनसुराज पार्टी का साथ दें। जो भी एनडीए में अपने आप को वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, वो सभी संलिप्त हैं किसी न किसी करप्शन में। और लेटेस्ट तो अभी जो आया है हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का कि 200 करोड़ रुपए का उन्होंने ज़मीनों की खरीद की। और ये शुरू हुआ है 2014 से, जैसे ही उनकी बिटिया की सगाई हुई और ये पैसा निकलने लगा और तमाम जगह बड़े बड़े ज़मीनें, कोई 38 करोड़ का, कोई 18 करोड़ का, कोई 12 करोड़ का, ये सारी संपत्ति हम लोग को नहीं समझ आ रही है। और हमारे सूत्रधार ने जैसा उन्होंने पिछले एक सप्ताह से लगातार इस बात को दिखाया विद प्रूफ, ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं या किसी को बदनाम करने की या किसी को आरोप लगाने की बात हो, पर ये सारे डाटा, सारे रजिस्ट्री, सारे कागजातों के साथ उन्होंने ये जनता के समक्ष रखा है कि जनता समझे कि ये कितने सालों से ये लोग सरकार में बने हुए हैं। पहले कांग्रेस में, फिर आके जदयू में, और इनके दामाद आरएसएस में, इनकी बिटिया चिराग पासवान जी के टीम में। इस तरीके से ये सर्वदलीय नेता हैं और ये हर एक पार्टी में कुछ बना बना के आगे बढ़ते चले गए हैं। और आज ये दिख रहा है कि 200 करोड़ की खाली ज़मीनों की संपत्ति, इसके अलावा अन्य क्या होगा ये तो वही जाने। और उसका डाटा आपको हमारे सूत्रधार ने पहले ही दिखा चुके हैं। और लगे हाथ एनडीए के संजय जायसवाल जी कूद पड़े हैं, 3 बार के एमपी, कभी राजद से लड़ते हैं, कभी बीजेपी से लड़ते हैं और फिर कभी लौट जाते हैं, जिनको हमारे माननीय प्रशांत जी ने उनको नाम दिया है पेट्रोल चोर। और ये पेट्रोल का धंधा, क्योंकि मैं भी नगर निगम में रह चुका हूँ और नगर निगम में ये चीज़ वो वैसे ही नेता करते हैं कि 10 का तेल देते हैं और 20 का बिल बनाते हैं। तो हमें भी याद है कि इस तरीके का धंधा हुआ करता था इन लोगों का, ऐसे पुराने नेताओं का जिन्होंने ऐसा किया हुआ था। तो ये भली भांति एकदम प्रूव्ड है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के प्रचार प्रसार से एनडीए में हड़कंप है? उन लोग को लग रहा है कि कहीं मेरी बारी कब ना आ जाए, क्योंकि
अभी तो हमारे ज़िला में ही दिख रहा है, एक बार नहीं दो दो बार लोगों ने, जनता ने मंत्री महोदय को दौड़ा दौड़ा के भगाया। तो इससे दिख रहा है कि लोगों को कितना आक्रोश है, क्योंकि लोगों को अब जानकारी जो हो रही है कि ये जो निधि, ये जो पैसा जनता का था, इन लोगों के खीसे में जा चुका है। और कैसे कैसे गया, इतने सालों से आप सोच लें कि यदि 100 करोड़ 200 करोड़ का कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन दिनेश जी, आप लोग 7 लोग आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो कौन कौन से विधानसभा से बैठे हुए हैं? हम 2 लोग तो बिहार शरीफ से हैं यहाँ, मनरूर बाबू ये भी देंगे अपना, और नालंदा से अशोक जी हैं, वर्मा जी हिलसा से हैं, आपको मनीष इंजीनियर साहब वो भी हिलसा से हैं, आपको सौरभ जी आपको इस्लामपुर से हैं, और चौहान जी भी इस्लामपुर से हैं। ये सभी कर्मठ प्रत्याशी हैं। सर, बिहार शरीफ विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगातार बीजेपी के विधायक जीतते आ रहे हैं, तो आपका क्या कुछ रहेगा जो आप उनको चुनौती देंगे, क्या कुछ रहेगा आपका? देखिए, हमारे पार्टी की विचारधारा ही है कि बिहार का बदलाव हो, लोगों के पास रोज़गार हो, और जो धन संसाधन जो कुछ लोगों के पास चला गया है, और कभी वो कांग्रेस के सहारे आते हैं, कभी वो भाजपा के सहारे आते हैं, एक ही तरह के लोग बिहार में पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से कि बहुत सारे धन उगाही उन्होंने कर लिया, अपने पास पैसे रख लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, मंगल पांडे जी जो दिलीप जायसवाल जी से कर्ज़ लिया था उन्होंने 2019-20 में, ठीक है, और उस समय उनकी ये पत्नी उर्मिला जी, जिनका फाउंडेशन भी चलता है, उनके खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे। तो ऐसी क्या मुसीबत पड़ी कि 2 करोड़ रुपये रहने के बावजूद भी उनको कर्ज़ लेना पड़ा। फिर उर्मिला फाउंडेशन ने जिस तरह से यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में करप्शंस को किया है बढ़ावा, इसका पूरा मेरे पास पूरा चिट्ठा रखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने 26,000 रुपये अब कह करके 13,000 रुपये अकाउंट में जा रहा है। तो बहुत बड़ी जो है धन उगाही कर रहे थे ये। सर, लोकल इशूज को लेकर क्या कुछ रहेगा? वो तो हो गई बाहर की बात। जी। आप अब बिहार शरीफ विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो यहाँ के क्या कुछ लोकल इशूज होंगे जिनको लेकर आप काम करना चाहेंगे, या चाहते हैं कि वो बेहतर हम आएंगे तो करेंगे? जैसे बिहार स्टेट का बदलाव होगा, वैसे बिहार शरीफ का भी बदलाव होगा। यहाँ पे जो 4 टर्म से बीजेपी की विधायक हैं, और विकास के नाम पे ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी सिर्फ डेवलपमेंट की कमी के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। कल एक टोटो के पलटने से रोड पर, जिसकी रोड की इतनी जर्जर स्थिति थी। दूसरा 2 छज्जू मोहल्ले में बच्चे की जो जल जमाव हुआ था और गड्ढा था पैन में, उस गड्ढे में लड़के चले गए और उनकी मौत हो गई। 2 बच्चे ऐसे हो गए। तो इतनी भयावह स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लोकल के विकास हुआ ही नहीं है। चूँकि नालंदा एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो पूरे विश्व विख्यात थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहले यहाँ एक विश्वविद्यालय थी। यहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है, कोचिंग संस्थानों का बोलबाला है। सरकारी क्या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूल तो बस खिचड़ी बांटने तक रह गया है। तो ये नीतीश जी के गृह जिला की बात की जाती है, जिसको रैंक दिया जाता है, वहाँ पे न शिक्षा का स्तर बेहतर है, यहाँ के लोकल गाँव से लोग पलायन कर चुके हैं। प्रियदर्शी अशोक, नालंदा विधानसभा से। क्या हमारे कुछ लोकल इशूज रहेगा सर? नालंदा विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ से मंत्री श्रवण जी, तो क्या कुछ आप मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, और चूँकि श्रवण जी इतना दिन से ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो हमारे गांव में जो स्थिति है एकदम डिफरेंट है। कुछ समाज में बना हुआ है नली गली, कुछ में एकदम कुछ नहीं बना हुआ है। तो इतने दिन से ग्रामीण विकास मंत्री हैं और अभी तक नली गली तक हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, रोजगार का मुद्दा है, ये सब सारा मुद्दा है। क्या लगता है आप इस बार चैलेंज दे पाएंगे मंत्री जी को? बिल्कुल, पूरी तरह से हम लोग चैलेंज दे पाएंगे। हम लोग युवा हैं, तो युवा अब चैलेंज नहीं देगा तो कौन देगा? क्या कुछ तैयारी की है?
पूरी तैयारी है, सारी तैयारी है। जैसे हम लोग इलेक्शन में जैसे ही कैंडिडेट फाइनल होगा, सारे जनसुराजी एक होकर हम लोग पूरे मेहनत से करेंगे। मेरा पति उमेश कुमार वर्मा, दुर्गा स्थान हिलसा। क्या कुछ मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा प्लान जो है, प्लान को बंद करना। बिहार में बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, जान ही रहे हैं। नौजवान लोग बाहर जाते जाते उड़ चुके हैं और यही है मेरा। आपके क्षेत्र में क्राइम की घटना बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए तो सरकार दोषी है ना, इसके लिए तो सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। क्राइम हो रहा है तो क्राइम रोकना तो प्रशासन का काम है, सरकार को रोकना काम है, जनता को तो रोकना काम नहीं है। और जनता जो है जो अपना काम कर ही रही है। कभी इधर मर्डर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, सब जगह कुछ न कुछ हो ही रहा है। हिलसा विधानसभा से आता हूँ। इंजीनियर मनीष मेरा नाम है, वहाँ का मैं भावी प्रत्याशी हूँ। जन सुराज से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ और हम अपने लोकल समस्याओं को लेकर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। इसमें जो हमारे जो स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहले तो जो एक इलाका हमारा होता है पश्चिमी का इलाका, वो हमारा सब हमेशा बाढ़ में डूब जाता है और एक जो पूर्वी इलाका है वो हमेशा सुखाड़ की स्थिति में रहता है। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारे मुहाने नदी में पानी आने चाहिए थी, उसके लिए वो नहीं आ रहा है। बहुत सारे डैम जो हमारे गेट बनाए गए हैं वो बंद पड़े हुए हैं नहर की खुदाई वगैरह के चलते। तो ये तो मुद्दा हो गया। फिर हम लोगों को जो बस स्टैंड के जो मामला है हिलसा में, हर एक जगह पे जहाँ पे भी हमारे बाज़ारें लगती है वहाँ पे जाम की समस्या रहती है। एक तो उस समस्या से हम लोग को निपटना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पे जो बाज़ारें लगती है, जो एक सही जगह पे व्यवस्थित करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर जो हमारे स्थानीय मुद्दे, जल नल की योजनाएं तो चल रही है, किताब कॉपी पे चल रही है, कॉपी पर लिखे जा रहे हैं, पन्ने पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ नहीं है। या तो जल विधायक तो लगातार क्षेत्र में घूमकर अपना पूरा कर रहे हैं कि हमने सारा काम करवा दिया। अभी तक आपने एक भी पीसी बता दीजिए हमारे वर्तमान विधायक का जिन्होंने ऐसा बोला है कि मैं इन सारी समस्याओं से अवगत हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। कहीं का भी वीडियो दिखा दें कि कहीं पर वो चले जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 10 बजे तक वो फल खरीदते हैं, 10 बजे के बाद उनको गर्मी लगती है और 4 बजे के बाद उनसे कोई बात नहीं करता है। उन्हीं के हमारे मंत्री जी का विरोध हुआ था। हाँ, उन्हीं के क्षेत्र में हमारे देखिए मंत्री जी पर आप आए हैं तो हमारे चूँकि नालंदा के मंत्री जी हैं और हमारे ही क्षेत्र से उनको खदेड़ा गया था। आप सोच लीजिए कि अभी तक अखबारों में हमने बहुत पढ़ते आया है, तंग आ गए हैं। जनता अब अखबार उलटना बंद कर दिया है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही नज़र आ रहे हैं। 70,000 करोड़ की घोटाला में 8,000 करोड़ का जो घोटाला है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सरवन जी के द्वारा किया गया है। इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद आप आगे चले जाइएगा तो पंचायती राज जो बहुत बड़ी मंत्रालय होती है उसमें 28,000 करोड़ की घोटाला, नगर विकास में 11,000 करोड़ की घोटाला। ये सब जो घोटाले हो रहे हैं शिक्षा में, शिक्षा एक ऐसी शस्त्र है जिसके सहारे किसी भी जनता किसी भी मुद्दे को, किसी भी काम करने में अपनी क्षमता प्राप्त कर सकता है। उस पर सोच लीजिए कि तबाही मान 61,000 रुपया करोड़ का हम पर खर्च होता है और 12,000 रुपया करोड़ हम पर घोटाला ही चला गया। CAG का रिपोर्ट है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। पेपर पे उलटिएगा तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। किसी भी आप पे अधिकारी पर अगर हाथ रख के भी ऐसे रख दें, आंख बंद करके भी ना, उसके घरों में जाइएगा तो नोट का जो गद्दी मिलेगा। और ये प्रशांत किशोर जी जो आए थे, हम लोगों ने जो आया है और हम लोग जो प्रशांत किशोर जी से जुड़े थे इसी बात से जुड़े थे कि ये जो बिहार की जो पैसा है ये 1200 साढ़े 1200 परिवारों के हाथ में है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। और जिसकी बात हो जाती है, जैसे मंगल पांडे जी का बात हो गया, कोरोना काल में वो फ्लैट खरीद रहे थे। कोरोना काल में लोग यहाँ मर रहे थे, डरे हुए थे और वो जाके फ्लैट खरीद रहे थे। जिसकी उगाही, जिसकी जो चर्चा चली थी, जिसके जो रिपोर्ट है कि 25 करोड़ रुपया कैसे उनके अकाउंट में, उनकी पत्नी के अकाउंट में गया हुआ है। फिर बाद में जो 2 करोड़ कुछ लाख रुपये, 13 लाख रुपये के आसपास उनके अकाउंट में चला गया, मतलब फ्लैट खरीदने में। तो मंगल पांडे होगा। अशोक चौधरी का अभी फिलहाल आया है, देखिए 55 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए,
गए, चूँकि उस लोग बुद्धिजीवी आदमी हैं, अगले लोगों के साथ बैठते हैं, तो उन लोग को पता चल गया कि जन स्वराज का जो सैलाब आ गया है ना, उसमें हम लोग उड़ने वाले हैं, तो पलही से अपना रोजगार ढूंढ लो। उसके बाद उन्होंने देखिए सर्वदलीय जो नेता कहते हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, क्या गलत कहते हैं। दामाद आपका आरएसएस में है, आप खुद आप जदयू में हैं, बेटी को भेजे हुए सांभी भी को टिकट मिलना न पैसे से, कैसे कौन कह रहा है कि उनको पैसे से नहीं मिला है। लोजपा के बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो इसको पीछे रह गए हैं रुपये के आगे। अगर कोई भी किसी से आप पूछिएगा बिना रुपये के सांभी में क्या योग्यता थे, राजनीतिक का उनका क्या ज्ञान था कि उनको टिकट दे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरा नाम सौरभ कुमार मनी है, इस्लामपुर से जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। जी, इस्लामपुर की अगर बात करें तो इस्लामपुर विधानसभा जो है 1977 ईस्वी से 5 परिवार जो है 5 परिवार का ही विधायक बनते आ रहे हैं। ये सब 5 परिवार का हमेशा दबदबा रहा है। उस कारण से 5 परिवार से इस बार तंग आकर एक अलग चेहरा का तलाश हो रहा है। उसमें हम जनसुराज से हम लोग सब प्रत्याशी हैं। और जो इस्लामपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो आपको हम लोग अपने विधायक निधि से जो हम लोग इस्लामपुर में करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जो है हमारा गुड गवर्नेंस का सरकार होगा, और इस्लामपुर में जो ब्लॉक में जो थाना में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। कचहरी से लेकर के कहीं 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात है कि इस्लामपुर विधानसभा, इस्लामपुर में 2 ब्लॉक है, एक एकंगरसराय, एक इस्लामपुर, और एक पिछड़ी इलाका दक्षिणी इलाका आपका खोदागंज है। हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमको जनता मौका देती है तो हम 2000 लोगों का लाइब्रेरी बैठने के लिए व्यवस्था करवाएंगे। तो 2000 लोगों का बैठने का व्यवस्था होगा, वहाँ बच्चा पढ़ पाएंगे, सब जो है युवा लोग पढ़ करके नौकरी ले पाएगा। 1000 बच्चा का भवन जो है एकंगरसराय में बनवाएंगे। और चूँकि खुदागंज हमारा दक्षिणी इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो 1000 का भवन हम लोग वहाँ विधायक निधि से बनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि इस्लामपुर NS हाई स्कूल का एक मैदान है जहाँ पे इस्लामपुर के लोग जो है दौड़ते हैं और तैयारी करते हैं, जो आपको जनरल कंपटीशन में और सैनिक में जाते हैं। वहाँ देखिए अभी बरसात है और बरसात में यह स्थिति है कि वो गबड़ा बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग मिनी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, और इस्लामपुर में जो जनता के हित के लिए होगा वो जनहित का सारा काम किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रशांत जी ने जो खुलासा किया, पहले तो राजद वाला बोले कि भाजपा का बी टीम है, और सब लोग आरोप लगाया कि भाजपा का बी टीम है। तो देखिए कि जो लालू जी को जो जंगल राज कहते थे वही जा कर के देखिए कि क्या स्थिति है, कि मंगल पांडे से लेके दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, संभावी चौधरी सब जो है भ्रष्ट में लिप्त है। हमारे नेता ने आपके माध्यम से खोली दिया है, और इस्लामपुर का जो भी जनहित का मुद्दा होगा सब हम लोग करेंगे। और इस्लामपुर विधानसभा जो है इस बार जात पात से उठ करके इस बार जो है जनसुराज का चेहरा को तलाश कर रही है। अगर इस्लामपुर से जनसुराज को किसी भी तरह का प्रत्याशी बनाया जाता है तो पूरा इस्लामपुर एकजुट है, और हम लोग इस इस्लामपुर का सीट जो है जिता करके झोली में डालने का काम करेंगे, और प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पार्टी का जो मापदंड मिला है प्रत्याशी के प्रति, ऐसे इस्लामपुर के सभी विधानसभा के प्रत्याशी हम लोग बिल्कुल एकत्रित हैं। अगर नेतृत्व किसी को भी टिकट देती है तो हम लोग उसको जिता के भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो PLC कार्ड का जो चल रहा था, मापदंड पार्टी का मिला था, उसमें पूरे नालंदा जिला में हमारा 25,200 PLC कार्ड बन चुका है, जो कि नालंदा में मेरा सबसे ज़्यादा है। 7 विधानसभा में, इस्लामपुर विधानसभा में हमने 25,200 PLC कार्ड बनवाया है, पारिवारिक लाभ कार्ड। ऐसे हम लोग सब एकत्रित हैं। नेतृत्व किसी को भी अगर मौका देती है तो हम लोग मिलजुल कर जिता के भेजने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइएगा जी, सत्ता में बैठी नीतीश सरकार योजनाओं के नाम पे अभी उनकी आंखें खुली है, वो 1000, 200 बिजली सब सारी योजना लागू करके लोगों को फायदा दे रही है। दूसरा तरफ RJD जहाँ बोले 2500 मिलेगा माई बहन योजना, तीसरा तरफ आपका PLA कार्ड, तो आप में उनमें क्या अंतर? देखिए, हमारे में अंतर ये है कि जो 10,000 चुनाव पे आने के बाद दे रहे हैं,
तो तेजस्वी यादव को भी तेजस्वी भैया को भी आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब प्रशांत जी ने कहा कि हम 2000 पेंशन करेंगे, तब वो उन्होंने 1100 करने का काम किया। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 1500 किया। तो भैया आप भी तो सरकार में थे 17 महीना, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? अभी जो आप 2500 माई बहन मान योजना कर रहे हैं, जिस समय सरकार में थे उस समय भी आप कर सकते थे। तो ये जो है, जो ये चुनाव के समय जो लाभ सबको दे रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जनता समझ चुका है। इस बार जो है जनसुराज के प्रति लोगों का जागरूकता है और लोग जो है एकत्रित करके जीत के भेजाने का काम करेंगे। पहले कार्ड से लोग विड्रॉ करेंगे या फिर कार्ड एक्सपायर हो जाएगा समय से? नहीं, पारिवारिक लाभ कार्ड जो हम लोग दे रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि पलायन 50 लाख, अब समझ लीजिए आप लोग कि 50 लाख जो लोग जो पलायन कर रहे हैं वो आ रहे हैं और टिकट करवा लिए हैं कि आके जो है प्रशांत जी को हम लोग वोट देने आ रहे हैं। तो 50 लाख वोटर तो हम लोग का ट्रेन से आ रहा है, सभी पलायन करने वाले लोग। और प्रशांत जी ने सीधा कहा है कि हम 1 साल के अंदर जो व्यक्ति यहाँ रह के रोज़गार करना चाहता है 12 से 15 हज़ार के बीच, या जो भी उनका मापदंड होगा उस अनुसार उनको इसी पंचायत में, इसी विधानसभा में पलायन को रोक दिया जाएगा। और हम लोग PLC जो कार्ड बना रहे हैं उसमें हम लोग लिख रहे हैं कि किस आदमी किस घर से बाहर रह रहे हैं, समझे कि नहीं। तो हम लोग पे भरोसा कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर हम लोग करेंगे और प्रशांत जी का काफ़ी भरोसा है और सभी लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान हुआ, इस्लामपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। इस्लामपुर की जनता आपको क्यों चुनेगी, क्या लगता है, आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, इस्लामपुर की जनता के लिए मेरा पहला सोच है कि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस्लामपुर पंचायत के विधानसभा के 35 पंचायत है, इस्लामपुर कंगर मिला करके हर पंचायतों में शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए एक लाइब्रेरी का हम व्यवस्था करेंगे। ये पहला है। दूसरा है कि स्वास्थ्य में जो आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन न ये कंगर में अल्ट्रासाउंड सरकारी हॉस्पिटल में है और ना ही इस्लामपुर में है। तो हम अल्ट्रासाउंड में गरीबों को पैसा न लगे, इसके लिए दोनों हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करवाएंगे ताकि लोगों को सही स्वास्थ्य का लाभ मिल सके और पैसा भी खर्च नहीं हो। मेरा एक और तीसरा एजेंडा है कि इस्लामपुर में और एकंगर में दोनों जगह पर एक भी पार्क नहीं है। बहुत सारे बच्चे से लेकर करके बुजुर्ग तक व्यायाम और एक्सरसाइज करने के लिए कहीं न कहीं रोड पर, कहीं न कहीं अच्छी जगहों पे नहीं जाते हैं, जिसके कारण वो योग व्यायाम से जो लाभ मिलता है वो लाभ नहीं मिल पाता है। और पर्यावरण को भी सुदृढ़ करने के लिए हम दोनों जगह पे एक आपका बड़ा जो है हम पार्क का निर्माण कराएंगे ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी इससे भी मिल सके। और बाकी जो है विकास के लिए, किसानों के लिए हम लोग जो मिहाने नदी का चर्चा बहुत दिनों से चलता है कि फल्गु नदी से जो उसका जुड़ाव था वो टूट गया है, मुहाने नदी का मुंह खोलवाने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे ताकि इस्लामपुर विधानसभा के जनता को, किसानों को सिंचाई का भी पूर्ण लाभ मिल सके। बस यही मेरा प्रमुख मुद्दा है। इसी